राजस्थान के 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र में दर्जन भर गांव के लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान नहीं करेंगे। सभी ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है, जिसके साथ 4 अन्य गांव के किसान भी अब इस बहिष्कार में उनका साथ दे रहे हैं। सभी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है, क्योंकि बीते कई दशकों से यहां के बाशिंदों को पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और ना ही इनके पास कोई नेता पहुंचे हैं। जबकि 100% मतदान बढ़ाने के लिए 12 जिला प्रशासन पूरी तरीके से कई कार्यक्रमों के जरिए आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट भी नहीं, और अपनी बीते लंबे समय की इस परेशानी को अब चुनाव के समय में जनता रख रही है, ग्रामीण रख रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि शायद चुनाव के समय उनकी इस परेशानी का हल हो पाए। तो पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से दिया गया। उनकी मांग है कि पीछे कई समय से पानी की परेशानी इस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई है। पीने का पानी नहीं मिल पाता है, किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी जो उपलब्ध करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। ब्रिजेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं 12 से। ब्रिजेश, क्या जानकारी मिल रही है? दर्जन भर गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है, पानी का संकट है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि आगामी 26 अप्रैल को 12 जिले में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने हैं, लेकिन 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए कहा है कि हमारे क्षेत्र में विगत कई दशकों से हम पेयजल के लिए और पानी की सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नेताओं प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर लगभग 1 दर्जन भर गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का निर्णय किया है। तो ये आज 4 गांव के लोगों ने भी उनका समर्थन करते हुए मतदान का बहिष्कार किया है। तो बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए ब्रिजेश कुमार। तो जिस तरीके से पानी की परेशानी इस इलाके के अंदर बनी हुई है, आप लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पानी की परेशानी से निजात उनको मिल पाएगी और इसका समाधान आप जो बाशिंदों की जो परेशानियां हैं वो नेता समझेंगे और इसका समाधान करेंगे। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों को लेकर के आप जो जानकारी है वो लगातार हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन भरतपुर जिले की भी बात आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर गर्मी के मौसम में कई इलाके के लोग पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। जलदाय विभाग के नलों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। अब इसी के चलते वैर हलेना मार्ग पर बेबर गांव की महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते गांव में वक्त पर पेयजल की सप्लाई नहीं की जा रही है। वहीं गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। लोग मजबूरी में पैसे देकर पानी के टैंकर मंगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलदाय विभाग जल्द ही पेयजल की समस्या से छुटकारा नहीं दिलाएगा तो जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर तालाबंदी की जाएगी। तो वैर हलेना मार्ग पर महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया है और हाथों में मटका लेकर के ये नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। नलों में गंदे पानी की शिकायत है। गंदा पानी पीने से कई लोग अभी तक बीमार हो चुके हैं और इसकी वजह से बीते एक लंबे समय के अंदर जो कई लोग हैं, ये आप देखिए यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने ये चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर ये परेशानी इसी तरीके से बनी रही, इसका कोई समाधान नहीं किया गया, तो वो आगे जो दफ्तर हैं प्रशासन के, उनके बाहर तालाबंदी करेंगे, विरोध करेंगे। गर्मी के मौसम में क्योंकि पानी की परेशानी बढ़ जाती है, लोगों के लिए पानी का संकट गहराता हुआ एक बार फिर से भरतपुर के अंदर दिखाई दे रहा है। बेबर गांव की महिलाएं इस दौरान सड़क पर उतर आईं। मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बहुत जनता परेशान हो रही है। छोटे मोटे बच्चे नहाने को तरस रहे हैं, पानी की बहुत समस्या है। देखो हाथ जोड़ के बात है, पानी का जल्दी जल्दी समाधान कर दो, नहीं तो महिला बहुत पीड़ित हैं, नहीं तो फिर हल्ला बोल देंगी, बात बगस का ताला लगा देंगी। पाइपलाइन में बहुत पानी नहीं आ रहा है और खाने को भी लोग तरस रहे हैं। पानी की बहुत विकट समस्या है। बेबर रोड पर पानी नहीं आ रहा है, सभी बहुत महिलाएं बच्चे सभी बहुत परेशान हैं। इसलिए पानी का समाधान करें। हमने शांतिपूर्वक बताई
अब हमने मटके तोड़े और हम वोटों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। मत का दान है, इसलिए हम मतदान तो करेंगे, लेकिन हम रुष्ट तो हैं। हमारी समस्या का समाधान करें। आगे हम पता नहीं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम बता नहीं सकते। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश, प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पानी की समस्या अगर हल नहीं हुई तो आगे प्रदर्शन तेज किया जाएगा और प्रशासनिक जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहां पर तालेबंदी कर दी जाएगी। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ये भरतपुर के बेल अरेना मार्ग स्थित गांव बेवर का मामला है, जहां पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। और आज सुबह ही उन लोगों ने, जो महिला थी, मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है। और पहले तो इन महिलाओं ने चेतावनी दी थी कि लोकसभा चुनाव है, उनका मतदान का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों की समझाइश पर इन लोगों ने फैसला लिया है, ये कल मतदान जरूर करेंगी। लेकिन इन लोगों ने ये बिल्कुल चेतावनी दी है कि अगर इनकी जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये जो जलदाय विभाग का कार्यालय है उसके सामने तालाबंदी करेंगी और विरोध प्रदर्शन करेंगी। तब भी अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम से पोस्ट कार्ड भी चलाएंगी। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश जानकारी के लिए। तो फिलहाल पानी की इस परेशानी का समाधान कब तक निकलता है, इसको लेकर के फिलहाल जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के दौरान 2,54,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी सीटों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं और इन मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों के मतदाताओं का आंकड़ा 2,32,00,000 था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी मतदाता सूचियों के मुताबिक 12 लोकसभा क्षेत्रों में सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,15,541 है, जिनमें 1,32,89,538 पुरुष जबकि 1,20,25,699 महिला वोटर, वहीं 304 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इनके साथ ही इन सीटों से 1,14,069 सर्विस वोटर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस चुनाव में 18-19 साल के करीब 7,99,000 नए मतदाता पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करेंगे। इन क्षेत्रों में कुल 2,51,250 दिव्यांग मतदाता हैं। वह लोकसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान होना है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी निर्देश दिए गए, जिसके बाद उन्हें रवाना कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम की मौजूदगी में निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि पोलिंग दल अपनी जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। अलवर में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले सभी विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 27,63,713 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 2,736 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 20,000 कर्मचारी और 10,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव में करीब 3,000 स्थानीय पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पैरामेट्रिक फोर्सेस की 22 कंपनियां, वहीं आरएसी के 650 जवान और बॉर्डर होमगार्ड के 200 जवान और जिले के 1,000 होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई। साथ ही अन्य जिलों की पुलिस जवानों को भी चुनाव के दौरान तैनाती की जाएगी, जिसकी कुल संख्या करीब 5,000 है। वहीं चुनाव के दौरान 300 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। साथ ही 37 फ्लाइंग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। नागौर लोकसभा आम चुनावों के लिए मारी बाई मिर्धा कॉलेज ग्राउंड से परबतसर, डीडवाना, नावा और मकराना विधानसभा के मतदान दलों की रवानगी हुई। जिला प्रशासन और निर्वाचन शाखा ने भी मतदान दलों की प्रशिक्षण, रवानगी और संग्रहण संबंधित व्यवस्थाएं पूरी की। इन सभी जगहों पर प्रशिक्षण स्थल के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया था। इनमें विधानसभा वार अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए। नागौर कॉलेज ग्राउंड में बनाए गए पंडाल में इस बार मतदान दलों को सामग्री देते समय वापस जमा करवाते समय लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही यहां रिजर्व मतदान दल भी मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारियों कर्मियों को मतदान के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नागौर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान दलों को पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया है। एसपी नागौर ने कहा कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं एसपी ने वोटर्स से बिना डरे वोट करने की अपील की। वोटिंग के दौरान कोई समस्या होने पर पुलिस टीम से संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी की गई। अभी ईवीएम और मतदान किट पोलिंग पार्टियों को मुहैया कराई हैं। पोलिंग पार्टी के लिए प्रशासन की तरफ से आने जाने और खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण इंतजाम किए हैं। सभी को लेके करीब 6500 पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। मैं आपके माध्यम से नागौर की जनता को कहना चाहूँगा कि फ्री और फेयर चुनाव होगा और भय में तो के अपने मत का प्रयोग करें। हमारे यहाँ 21,46,000 से अधिक मतदाता हैं जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है। ये अंतिम प्रशिक्षण भी इनको यहाँ पे दिया गया है और अब कुछ ही समय बाद इनको सभी पोलिंग पार्टीज़ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। लास्ट मिनट ब्रीफिंग है वो एक अंतिम रूप से यहाँ पे करनी है। चुरू लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान डाला जाएगा और मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को अंतिम ट्रेनिंग देने के बाद उनको रवाना किया गया। चुरू लोकसभा सीट की कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2129 बूथ बनाए गए हैं। कुल बूथों में से 393 अति संवेदनशील हैं और चुरू लोकसभा सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला लोकसभा क्षेत्र के करीब 22 लाख मतदाता करने जा रहे हैं। धौलपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने आखिरी प्रशिक्षण देकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मतदान पार्टियों को प्रशिक्षण देने के बाद उनको रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के 932 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। निधि बीटी ने बताया कि जिले के धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान दल 932 हैं, जिनमें 32 महिला मतदान दल और 4 दिव्यांगजन प्रतिबंधित मतदान दल और 864 सामान्य पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं सीकर लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान के लिए जिला मुख्यालय से मतदान दलों को रवाना किया गया। सीकर जिले में कुल 2080 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान कर्मी शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय और कॉमर्स कॉलेज से ईवीएम सहित मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। कुल 2080 मतदान केंद्रों में से 415 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा के 22,32,334 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। जयपुर में 3 जगहों से मतदान दलों को रवाना किया गया। जयपुर के दोनों लोकसभा सीट के लिए 4213 मतदान दलों की तैनाती की गई। सभी पोलिंग पार्टी को अपने अपने बूथ के लिए रवाना किया गया है। मतदान के बाद कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में सभी ईवीएम को जमा किया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर खास तैयारियां की हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। भरतपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा और इस दौरान एमएसजे कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को अंतिम ट्रेनिंग देकर मतदान स्थलों के लिए रवाना किया है। भरतपुर लोकसभा सीट के लिए 2024 मतदान बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग को लेकर मतदान दलों में उत्साह देखा जा रहा है।
राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली है। पोलिंग पार्टियों को अपने अपने सेंटर्स पर रवाना कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण बिल्कुल नजदीक है और मतदान हमारा अधिकार तो है ही, कर्तव्य भी है, लेकिन दुर्भाग्य से शहरों में वोट परसेंटेज कम रहता है। वोट न करने वालों में नौकरी पेशा लोग भी हैं। ऐसे में एनडीटीवी कॉर्पोरेट नागरिकों के सहयोग से मतदान के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। प्लेज टू वोट नाम के इस अभियान का उद्देश्य है कि इस भव्य लोकतांत्रिक अभ्यास में मतदाताओं की भागीदारी बढ़े। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट ndtv.com प्लेज टू वोट पर जाएं और वोट करने की प्रतिज्ञा लें। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। कि बड़ी खबर का झालावाड़ से खबर, जहां सरकारी स्कूल में टीचर का हंगामा देखा गया। प्रधानाचार्य के साथ की गई हाथापाई और स्कूल के दस्तावेज और कुर्सियां फेंकी गईं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस के साथ भी इस दौरान बहस की गई। ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया है। सूचना मिलने पर मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे। आरोपी शिक्षक के खिलाफ एपीओ करने की अनुशंसा की गई है। रियाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रियाज, क्या अभी तक जानकारी है, क्या ये पूरा मामला है? झालावाड़ जिले के झालरापाटन ब्लॉक के तीतरवासा में राजकीय स्कूल का मामला है, जहां पर ये गौरव मीणा नामक एक शिक्षक है। ग्रामीणों को और स्कूल के स्टाफ का कहना है कि ये लगातार अनियमितताएं करता है और कई महीने तक, कई दिनों तक स्कूल नहीं आता है। आज ये अचानक स्कूल पहुंचा और सीधे प्रधानाचार्य के कक्ष में गया और इसने जाकर प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की, सामान फेंक दिए, फाइलें फेंक दी, फर्नीचर को उलट दिया। इसकी जानकारी मिलने के जब ग्रामीण लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वो स्कूल पर एकत्रित हो गए और उन्होंने विरोध जताया। काफी देर तक ये मामला चलता रहा। ये जो शिक्षक है लगातार उत्पात मचाता रहा। इस समय पुलिस को भी सूचना दी गई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद पहले पुलिस से पहले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सोनी वहां पर पहुंचे और उन्होंने इससे बातचीत की। रियाज, लेकिन अभी इस मामले के अंदर क्या अभी टीचर के खिलाफ एक्शन लिए जाने की संभावना है? क्या एक्शन लिया जाएगा? खैर, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी की पलटन पर पहाड़ के ऊपर से नक्सलियों की ओर से पहली गोलीबारी हुई। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें गोलियां लगी और वो खतरे से फिलहाल बाहर हैं। वहीं जिला रिजर्व गार्ड के जवान सूर्यकांत श्रीमाली भी खतरे से बाहर हैं। उन्हें रायपुर के नारायणा अस्पताल लाया गया है। अमूमन घायलों को इस तरह से अस्पताल में बात करना थोड़ा दुखदाई होता है और बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन सारी बातें करने के बाद यहाँ पर रमेश जी हैं बीएसएफ से, सूर्यकांत जी डीआरजी से। अब इनकी तबीयत ठीक है, हमने डॉक्टर से और इनसे भी इजाज़त ले ली है बात करने की और फिर इनसे ही समझने की कोशिश। रमेश जी, कैसा लग रहा है अभी? तबीयत कैसी है अभी आपकी? अभी ठीक है, तबीयत ठीक लग रहा है, पहले से बेटर है। कुछ आपको रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि 2 दिनों में क्या हुआ जीवन में, जो एनकाउंटर रहा था, कैसे क्या शुरू हुआ, क्या इनपुट मिली थी, कैसे आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? सर्च अभियान में तो हर बार हम जा ही रहे थे। उसको था कि मुठभेड़ कभी भी हो सकती है, कहीं भी इतनी बार जा रहे हैं, तो उसी रूटी पे हम गए थे। उसी आधार पे था, तो इनपुट था कि वहाँ प्रेजेंस है उनकी 100% मतलब प्रेजेंस है। तो सर्च करते हुए पहुँचे पहाड़ी के जो अपना कलपर और हापटोला की पहाड़ी के बीच में। तो वहाँ जो आगे वाला बंदा था उसने देखा कि बंदे हैं वहाँ पर। लगभग कितने दिखे होंगे बंदे आपने? उसको तो दिखा पर स्टार्टिंग में जैसे कोई दिखता तो एक आधा ही दिखता है, जो उनका ओपी बैठा रहता है वो दिखता। और वहाँ वैसे उस जगह का इनपुट भी था कि भाई यहाँ टेक SIB का PIB का सबका इनपुट था कि वहाँ नस्ली मूवमेंट है। उसी आधार पर उनको देख के हमने वहाँ घेराबंदी शुरू किया। घेरा करने के बाद में वो लोग इधर चारों तरफ से घेरने के बाद में तो इधर उधर भागेंगे। इधर उधर जैसे भागने की शुरू किया उन्होंने, उनके अब भागने के लिए कुछ तो करेंगे, फायर शुरू किया। फायर करते इधर से जवाबी कार्रवाई में फिर हो गया शुरू, उतरी मैदानी जंग बन गया। तो आप लोग तो शायद सोमवार की रात में निकल गए थे ना कलपर के लिए? 15 तारीख को शाम को निकले थे। 15 की शाम को निकले? जी, रात को निकले थे हम लोग ना। तो रात को सबसे पहले कहाँ पहुँचे? थाना बिटिया के पास ही कुछ ब्रीफिंग हुई थी रात को 12-1 बजे? मैं बिटिया थाना में ही था, मैं थाना बिटिया में थाना बिटिया में था मैं। वहाँ से टीम हमारी वहाँ से निकली थी, पखानसुर से 2-3 जगह से आए थे। सारी टीमें एक जगह से लॉन्च होकर देखे इस पार से तैयार होकर फिर बाद में लॉन्च हुई हम लोग 15 तारीख को रात को। 16 तारीख को सवेरे जो एरिया था उसको 4-5 बजे तक हमने कॉर्डन कर लिया।
उसके बाद जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि यहाँ नक्सली थे, वहाँ उनके मिलने की था कि यहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ थे नहीं। उससे अगले वाले टेकरी को अपने सर्च किया तो वहाँ उनके टेल साइन मिले थे कि रास्ते में बर्तन खाना खाने का बर्तन ऐसे कुछ मिले थे, चावल के थे उधर, जो ताज़ा आदमी का था। उसी के आधार पर हमने थोड़ा आगे और सर्च किया तो वहाँ उनकी होती है जनसंख्या। और पहले भी था ही उम्मीद कि शंकर डिवीजन जो मारा गया है उसके साथ मिलिट्री कंपनी के कुछ बंदे होंगे वहाँ पर, तो 10, 15, 20, 25 आदमी की आसूचना थी पहले से। हालांकि वो तो थे 30-35 के लमसम बंदे थे, उसमें 29 तो ढेर हो गए। 5 से शायद पहले भागे या फिर लास्ट में कोई बचा हुआ बच के मिले। आपको कहाँ लगी थी गोली या आपको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, कुछ आपको याद है? हम फायर करते करते फायरिंग चल रहा था, मैं भी पेड़ के नीचे आड़ दे के खड़ा ही था, तो फायर करते हमारी तरफ हेवी मात्रा में उन्होंने फायर किया नक्सल तोड़ने के लिए ना, उसको तोड़ के भागने के लिए। लेकिन हम भी डटे थे वहीं पे, तो दबा के हमने भी हमारी साइड से फायर किया। लेकिन वो पता नहीं किसने ब्रस्ट मारा, क्या हुआ, किसी हिसाब से वो ब्रस्ट किसी ऑटोमेटिक LMG का ब्रस्ट मेरे साथ पैर में से निकल गया। बाकी टारगेटेड मतलब एम्ड फायर उसने नहीं किया, वो ब्रस्ट था LMG का एक, उसमें वो निकल गया, किस्मत थी मेरी इसमें से निकल गया सारा। आपका एक वीडियो देखा था, आप मूंछों पे ताव दे रहे थे। हाँ, कल डिप्टी सीएम साहब आए थे, मुझे भी नहीं पता कौन थे साहब, मैं भी इधर से गया था, यहीं से आया था, तो मैं ऐसे ही चलिए कोई नहीं। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे की मुस्कान देख के। घर वालों से बात हुई, परेशान तो नहीं? ना आ गए थे मेरे मैडम और भाई इधर ही आ गए थे सवेरे पहुँच, उनको पता। कहाँ के रहने वाले हैं सब? मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला। जयपुर के रहने वाले। जी, आप ही मीडिया वाले भाई बंधुओं की तरफ से उनको शायद पता लगा, तो मेरे तो बात करने से पहले ही आ गए। मैं तो परसों ऑपरेशन में गया था, 15 तारीख को चला, उससे पहले बच्चों को बोला था, बच्चों को मम्मी को कि 2 दिन बाद में आऊँगा, तब बात होगी। तो फिर एयरलिफ्ट करके लाए। और वहाँ और कुछ मुठभेड़ की यादें हैं आपकी, जो उनकी तरफ से जो गोलियाँ चली हैं, कुछ ऐसे याद आपको? वो तो दबा वहाँ तो हम देख ही रहे थे सामने, गोली लगने के बाद हम उधर ही देखते, बंदे थे साथ वाले मेरे भाई, बताया भी हमने कि अभी साथ नज़दीक है, अगर वो ऐसे साले लेट गए ज़मीन के ऊपर, और बड़ी खतरनाक टैक्टिस है ना उनकी, ज़मीन पे लेट जाते हैं, एक ऑटोमेटिक वेपन से ऊपर से फायर करोगे तो गोली मतलब ज़मीन पे लेटने के बाद वो टारगेट बिल्कुल छोटा हो जाता था, तो लग नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वो जा रहा था। फिर उसके बाद में चारों तरफ से गोली UPCL के। वो क्या पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चला रहे थे? कलपर के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ? हाँ, उस पहाड़ियों के ऊपर साइड में थे वो लोग, हम लोग नीचे से ऊपर चढ़े थे ना, चारों तरफ घेर के बैठे थे, ऊपर के टॉप में थे। और आप लोगों ने 2 साइड से घेरा? आप लोगों ने? हमने चारों तरफ से घेरा उनको, चारों तरफ से। लेकिन अब ऊपर से एकदम से चढ़ोगे, जो बंदा ऑलरेडी पोजीशन में बैठा है उसके साथ आपने टक्कर लेना है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचे, हमने कॉर्डन किया और छोटे उसको गोले को छोटा करके बाद में जितने थे सबको लुढ़का दिया सारा। किस तरह के हथियार थे, कुछ समझ में आ रहा था जब उधर से फायरिंग आ रही थी मेरे को? उसमें ऑटोमेटिक वेपन थे सारे, हो सकता है AK भी था, इंसास राइफल था और LMG से उन लोगों ने ब्रस्ट बहुत मारे थे, और ब्रस्ट में से एक ब्रस्ट मेरे पैर में से लगा। चलिए, पर हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो और आपके मूंछों का ताव बरकरार। थैंक यू।